हेलो दोस्तों। मैं धर्मेंद्र साक्यात द एथिकल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज के सेशन में हम जो एडीपीओ का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, जो फॉर्म आए थे उसका एग्ज़ाम जो 2023 में हुआ था, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ऑफिसर, उस एग्ज़ाम में जो आईसीटी के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हम लाइव बुधवार को मिलने वाले हैं आप लोगों से शाम 8 बजे। सेशन को ज्वाइन करना ना भूलें। इस सेशन में हम जो आने वाले 25 डेज हैं, यानी बचे हुए पीएससी के एग्जाम के 25 दिन हैं, उनमें किस तरह से अपनी तैयारी को जारी रखें, हमारी रणनीति लास्ट में क्या होनी चाहिए, किस तरह से तैयारी को अंजाम दिया जाना चाहिए। और यह रणनीति मैंने पिछले 4-5 साल के क्वेश्चंस की या पेपर्स की एनालिसिस करके तैयार की है। उसी एनालिसिस के आधार पर बुधवार को मैं आपके साथ में अपनी रणनीति साझा करना चाहूंगा और आशा करता हूं कि उस रणनीति का आप सभी को काफी हद तक लाभ मिलेगा। उसमें हमें कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना चाहिए और हमें अपनी जो रिवीजन को किस तरह से फाइनल टेस्ट तक ले जाना चाहिए। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और आप लोगों से बोल दूं, आप लोग मुझे अच्छा समर्थन, अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, काफ़ी अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं मेरे, जबकि मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 2-3 लेक्चर ही मैंने अपलोड किए हैं अभी तक। बट बस आप लोगों से एक अनुरोध है मेरा कि साथ में लाइक के साथ में, व्यूज के साथ में सब्सक्राइब भी कर दिया करें चैनल को। चलिए धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं क्लास में। तो सेशन में हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। एडीपीओ का क्वेश्चन है, इंटरनेट पर डेटा के आदान प्रदान को सुरक्षित रखने के लिए प्रयुक्त तकनीकी एसएसएल का पूरा नाम है। एसएसएल। तो देखो इसका सही आंसर सिक्योर सॉकेट लेयर है। सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है। सिक्योर सॉकेट लेयर होता क्या है? सिक्योर सॉकेट लेयर एक तरह का एक एनक्रिप्शन, यह एक एनक्रिप्शन प्रोटोकॉल है। एनक्रिप्शन प्रोटोकॉल है जो कि इंटरनेट पर, जब हम इंटरनेट का यूज कर रहे होते हैं उस दौरान जो हमारा ब्राउजर है, और जो वेबसाइट है, इन दोनों के बीच में डेटा के सुरक्षित आदान प्रदान को निर्धारित करता है। ठीक है, तो एक तरह से यह एक साइबर सिक्योरिटी का टूल है। साइबर सिक्योरिटी या क्रिप्टोग्राफी, साइबर सिक्योरिटी को क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। तो यह एक क्रिप्टोग्राफी का एक टूल है जिसके द्वारा ब्राउजर और वेबसाइट पर डेटा के स्थानांतरण को सुरक्षित बनाए रखा जाता है। इसी को बोलते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर। आजकल मैक्सिमम जितनी भी व्यापार कंपनियां हैं इस सॉफ्टवेयर या इस टूल का उपयोग करती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या साइबर क्राइम का उदाहरण नहीं है? सबसे पहले आंसर देख लें। इसका सही आंसर आयोग ने, और जो वास्तव में है क्रिप्टोग्राफी है। जस्ट अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि क्रिप्टोग्राफी का मतलब साइबर सिक्योरिटी होता है, यानी साइबर सिक्योरिटी के जितने भी टूल डेवलप किए जाते हैं या यूज किए जाते हैं, उनके एप्लीकेशन देखे जाते हैं, उन सभी चीज़ों को मिला के क्रिप्टोग्राफी कहा जाता है। यानी एक तरह से क्रिप्टोग्राफी का ही एक साइबर सिक्योरिटी बेस है। ठीक है, सॉरी, साइबर सिक्योरिटी और क्रिप्टोग्राफी इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कुछ हमले दे रखे हैं। एक तो है डिनाइल ऑफ सर्विस। डिनाइल ऑफ सर्विस, तो यहाँ पे हम बात करें डीओएस की, डिनाइल ऑफ सर्विस, डीओएस या डॉस अटैक क्या होता है? तो आप देखते होंगे कभी कभी जब आप मोबाइल चला रहे हैं या अपना कंप्यूटर लैपटॉप चला रहे हैं, उस दौरान आपके सिस्टम्स पर कई सारे मैसेजेस, कई सारी रिक्वेस्ट एकदम से उनकी बाढ़ सी आ जाती है। तो सर्वर पर रिक्वेस्ट की, अनुरोधों की एक साथ बाढ़ आ जाना, इसके कारण क्या होता है, हमारा सिस्टम जो है वो सर्विस देने से मना कर देता है, सेवा देने से इनकार कर देता है। इसी को हम डिनाइल ऑफ सर्विस कहते हैं। आपने इसके एग्जाम्पल बताऊं, आपने देखा होगा कभी कभी आप कोई वेबसाइट सर्च कर रहे होते हैं तो सर्वर पर बाढ़ आने की वजह से, सर्वर पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाता है दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड। यही आपका डिनाइल ऑफ सर्विस है। ठीक है, यह हैकर्स के द्वारा एक विशेष टूल के रूप में यूज किया जाता है, एक सरल विधि है। क्योंकि इसमें होता क्या है
कि हैकर्स को जो अनुरोध भेजना है वो उसमें दिक्कत नहीं आती है, उसमें ऐसी कोई ज़्यादा किसी बोट नेट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, तो ये तो डिनाइल ऑफ सर्विस, इसको हिंदी में सेवा से इनकार या मनाही भी कहा जाता है, यानी हमारा सिस्टम सेवा से इनकार कर देता है, सर्विस लेने से मना कर देता है। ठीक है, चलिए दूसरा क्या दे रखा है, फिशिंग। दूसरा दे रखा है फिशिंग। फिशिंग हमने देख लिया है, पिछली क्लास में पढ़ा था फिशिंग, या इसी को फिशिंग भी कहते हैं, फिशिंग या बिशिंग, जैसा नाम है उसी। देखो मछली पकड़ने को फिशिंग कहा जाता है ना, तो मछली पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, जो मछली पकड़ने वाला होता है, मछुआरा होता है, वो कांटे में कुछ उसके लिए दाना लगाता है मछली के लिए, और दाना लगा के कांटे में पानी में फेंक देता है। अब मछली को लगता है कि कुछ खाने को मिला है, कोई सही चीज़ है, सही जगह से आई है, उसको पकड़ती है और उसके जाल में फंस जाती है। सेम टू सेम ऐसा ही हैकर्स के द्वारा किया जाता है, यानी एक व्यक्ति है जो हैकर है, जो आपकी पासवर्ड या आपकी गुप्त जानकारी चोरी करना चाहता है। अब वो क्या करेगा, वो आपके मेल पर, आपके मोबाइल पर या आपके सिस्टम पर या तो मेल भेजेगा, ठीक है, या तो मेल भेजेगा या एसएमएस भेजेगा, ठीक, या फिर, और ये इंटरनेट के माध्यम से करेगा सारी चीज़ें, मेल, एसएमएस या फिर कोई और चीज़ें, रिक्वेस्ट वगैरह भेजेगा, और ये रिक्वेस्ट सब की सब आपको ऐसा लगेगा, या मेल या एसएमएस आपको ऐसा लगेगा किसी ऑथेंटिक सोर्स से आ रहे हैं, यानी जो सोर्स है इनका, यानी जो जहाँ से भेजे जा रहे हैं, ये आपको कैसा लगेगा, ऑथेंटिक लगेगा, ऑथेंटिक, ये लगेगा क्रेडिबल, क्रेडिबल यानी भरोसेमंद लगेगा, किसी भरोसेमंद जगह से आ रहे हैं, या आपको ये लगेगा किसी परिचित के, किसी परिचित के आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से ऑथेंटिक लगने वाले, क्रेडिबल लगने वाले, परिचित लगने वाले सोर्स से मेल या एसएमएस हमारे पास आते हैं, और उन मेल या मैसेज के जरिए, यानी मैसेज के साथ में वो एक कोई मलवेयर भेज देता है, मलवेयर भेज देता है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर भेज देता है, और वह सॉफ्टवेयर आपकी डेटा, आपके पासवर्ड, आपकी गुप्त जानकारी को चोरी कर लेता है। इसी को कहा जाता है फिशिंग। ठीक है, फिशिंग या फिशिंग। चलिए अगला क्या दे रखा है, अगला दे रखा है यहाँ पे स्पैमिंग। स्पैमिंग की बात करें तो देखो स्पैमिंग, स्पैम क्या होता है समझे, आपके मोबाइल पर, लैपटॉप पर, सिस्टम पर अन्य चाहे जो मैसेज आते हैं, यानी जो आपके अवांछित हैं, आप उन्हें पसंद नहीं करते, उस टाइप के जो मैसेज आपके पास बार बार आ रहे होते हैं, फोन कॉल्स बार बार आ रहे होते हैं, कहीं हम स्पैम कहते हैं। ठीक है, और किसी हैकर्स के द्वारा इस तरह के मैसेज, इस तरह के कॉल्स, इस तरह के मेल्स आपको बार बार भेजे जा रहे हैं, तो उसे हम स्पैमिंग कहेंगे, और तीनों के तीनों ही एक साइबर अपराध की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्रिप्टोग्राफी था, पूछा था, उदाहरण नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा नीति के 3 प्रमुख सिद्धांतों, पहुंच, समानता एवं गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम है। ठीक है, पहले आंसर बता दूं आपको यहाँ पे, इसका आंसर सही स्वयं है। अभी देखेंगे स्वयं कब स्टार्ट किया गया था, इसका पूरा नाम क्या है, पहले एक एक करके देख लें। नेशनल नॉलेज नेटवर्क, नेशनल नॉलेज नेटवर्क की शुरुआत की गई 2010 में। ठीक है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क है क्या, नेशनल नॉलेज नेटवर्क जो हमारा भारत देश है, भारत के विभिन्न संस्थानों यहाँ पर रिसर्च वगैरह की जाती हैं, एजुकेशन वगैरह दी जाती है, उन संस्थानों के मध्य सूचनाओं और रिसर्च वगैरह के आदान प्रदान को बनाने, सुगम बनाने के लिए एक नेटवर्क तैयार किया, एक डिजिटल नेटवर्क तैयार किया, जिसे नॉलेज नेटवर्क नाम दिया गया। अब हमारी आगे की इसमें ऐसा हमारा विचार है कि इसमें दुनिया के अन्य देशों को भी इस नेशनल नॉलेज नेटवर्क में जोड़ा जाना चाहिए, और हमने इसमें भूटान को भी जोड़ लिया, यानी भूटान के संस्थान भी, भूटान के इंस्टीट्यूट भी नेशनल नॉलेज नेटवर्क में अब शामिल है। ठीक है, तो नेशनल नॉलेज नेटवर्क है क्या, नॉलेज को, रिसर्च को साझा करने का एक नेटवर्क। ठीक है, एक डिजिटल नेटवर्क, जिसे 2010 में स्टार्ट किया गया था। डिजी सिस्टम यहाँ पे कुछ नहीं, डिजी जैसा कोई गवर्नमेंट के द्वारा लाया नहीं गया। डिजी यात्रा होता तो समझते, डिजी समर्थ होता तो समझते, लेकिन यहाँ पे डिजी सिस्टम जैसा कोई दे नहीं रखा है। स्वयं को समझने में दर्पण की ओर बात कर लें तो दर्पण जो है ग्रामीण कार्यालयों, तो ग्रामीण क्षेत्रों में, यानी जो पंचायत हैं, ग्रामीण कार्यालयों को डिजिटल बनाने, ग्रामीण कार्यालयों को डिजिटल बनाने का एक प्रोग्राम है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया दर्पण। ठीक है, अब बात आती है स्वयं की। ठीक,
स्वयं, पहले तो स्वयं का नाम देख, स्वयं का नाम ही बहुत बड़ा है। कैसे? वेब ऑफ एक्टिव, वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग, एक्टिव लर्निंग, ठीक है, यंग एस्परिंग, एस्परिंग माइंड, फुल फॉर्म ही बड़ी है। यह फुल फॉर्म एक बार पूछी जा चुकी है और फिर से पूछे जाने की पूरी संभावना होगी, तो आपको यहाँ फोर और है, ठीक है, यहाँ से फिर से क्वेश्चन पूछने की संभावना होगी। और स्वयं क्या है? स्वयं एक डिजिटल माध्यम से आपको एजुकेशन प्रदान कराने का एक गवर्नमेंट स्कीम्स है, जिसके तहत 32 डिजिटल चैनल के द्वारा 32 डिजिटल चैनल्स के द्वारा अभी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है, ठीक है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके द्वारा ऑनलाइन एजुकेशन उपलब्ध कराई जा रही है, इसी को स्वयं नाम दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 5G नेटवर्क में उच्च डेटा दर को सपोर्ट करने वाली स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी रेंज है। यहाँ पे आंसर तो आपका सही चला जाएगा, 6 गीगाहर्ट्ज, ठीक है, 6 गीगाहर्ट्ज से ज़्यादा है, 6 गीगाहर्ट्ज से। अब 5G नेटवर्क की बात करें तो 5G नेटवर्क एक हाई स्पीड नेटवर्क है जो कि 4G के स्थान पर लाया जा रहा है, और इसका कुछ जगहों पर स्टार्टिंग भी कर दी गई है। अगर मध्य प्रदेश की ही बात करें 5G नेटवर्क की, और देखो हाँ, इसमें जो डेटा स्पीड है आपकी, डेटा प्रोसेसिंग स्पीड है वो आपको मिलेगी 10 GB से भी अधिक की स्पीड में, ठीक है, 10 GB से भी अधिक की स्पीड की, सॉरी 10, हाँ, गीगाबाइट पर सेकेंड गति से भी ज़्यादा गति से आपको इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई जाएगी 5G से। जियो फाइबर ने या जियो ने मध्य प्रदेश के अभी तक 5 शहरों में 5G सेवा लॉन्च कर दी। अभी फरवरी 2023 की बात है, फरवरी 2023 में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन, ये 5 जिलों में 5 जगहों पर चालू कर दी गई है। इसके अलावा भी रतलाम, छिंदवाड़ा, रीवा, रीवा और सागर, इन 4 नए जिलों में भी जल्द ही यह सेवा शुरू कर दी जाएगी। इस तरह से एमपी के 9 जिलों में अभी हाल ही में, मतलब कुछ दिनों में ये चालू हो जाएगी, 5 जिलों में हो चुकी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण है। ये 2 शब्दों से बना है, एक तो माइक्रो का है ब्लॉगिंग, तो माइक्रो या छोटे या लघु ब्लॉग शेयर करना माइक्रो ब्लॉगिंग कहलाती है, ठीक है। इसमें आंसर देखो, आपका ए भी सही आंसर है, सी भी सही है, डी भी सही है, ये तीनों आंसर आयोग ने दे रखे हैं, ए, सी और डी, तीनों आंसर दे रखे हैं। अब बात आती है माइक्रो ब्लॉगिंग की वेबसाइट। देखो फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो है ही, साथ ही ये हमें माइक्रो ब्लॉगिंग यानी एक छोटे छोटे मैसेज, लघु मैसेज भेजना या शेयर करना माइक्रो ब्लॉगिंग कहलाती है। इसमें देखो फेसबुक एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, साथ ही यह माइक्रो ब्लॉगिंग की भी सेवा हमें उपलब्ध कराता है। क्वेरा ऐसा नहीं कराता है, ठीक है। क्वेरा एक क्वेश्चन आंसरिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे क्वेश्चन आंसर के द्वारा क्वेरी की जाती है। इंस्टाग्राम आप जानती हो, यह हमें माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया के साथ ही माइक्रो ब्लॉगिंग का भी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। ट्विटर अपने आप में एक माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप या माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ही है, ठीक है। इस तरह से हमने के बारे में देखा, तीनों ही आंसर सही है। फेसबुक का संस्थापक मार्क जकरबर्ग आपको पता है, इंस्टाग्राम का इंस्टाग्राम के हैं आपके केविन सिस्टम, इंस्टाग्राम केविन सिस्टम, और ट्विटर के हैं आपके जैक डॉर्सी, ठीक। और क्वेरा के हैं आपको चार्ली चीवर, क्वेरा के चार्ली चीवर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी एवं संबंधित क्षेत्रों में शोध एवं विकास कार्य करने हेतु एक प्रमुख इकाई है। इसका सही आंसर होगा हमारा सीडैक, ये आंसर करेक्ट है। सीडैक
स्थापना 1988 में की। ठीक, इसके उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य है भारत में स्वदेशी सुपर कंप्यूटर का विकास करना। भारत में स्वदेशी सुपर कंप्यूटर का विकास करना हमारा कंप्यूटिंग मिशन है, सुपर कंप्यूटर मिशन है, उस कंप्लीट किया की कर रहा है सुपर कंप्यूटिंग का विकास करना है। मुख्यालय की अगर बात की जाए तो मुख्यालय है पुणे में। मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है पुणे में। ठीक है, स्थापना 1988, उद्देश्य भारत में स्वदेशी सुपर कंप्यूटर विकसित करना, मुख्यालय इसका पुणे में। इसमें से क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित नहीं है? अब यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आपके प्रकार हैं उनको पूछ लिया गया है, कौन सा संबंधित नहीं है? आंसर बता दूं, यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क संबंधित नहीं है, कंप्यूटर नेटवर्क सीधे डायरेक्ट रूप से संबंधित नहीं है। अब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें जो मशीन लर्निंग आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक टाइप है मशीन लर्निंग, एमएल। ठीक है, आपने सुन रखा होगा एआई, एमएल और डीएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल और डीएल। एक तरह से एआई के ही दायरे में आता है, लेकिन एमएल जो है मशीन जब स्वयं से सीखती है, मशीन या कंप्यूटर जब स्वयं से सीखता है तब से मशीन लर्निंग कहा जाता है। मशीन लर्निंग यहाँ पे 3 तरह की होती है, एक तो सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग, और थर्ड है ठीक है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तरह से 3 तरह की मशीन लर्निंग होती है। जब किसी मशीन में एक सबसेट दे दिया जाता है, डेटा का सबसेट पहले से लगा दिया जाता है, और उस सबसेट के आधार पर जब मशीन सीखती है तो उसे हम सुपरवाइज या पर्यवेक्षित मशीन लर्निंग कहते हैं। सबसेट कैसे? मान लो मशीन में आपने एक रूल्स का या कमांड का एक सबसेट दे दिया, जिसमें आपने कहा कि भाई त्रिभुज है, 3 भुजाओं वाली आकृति को ही त्रिभुज कहते हैं। अब मशीन इससे सीखेगी, उसे जैसी 3 भुजाओं वाली कोई आकृति दिखेगी वो फिट कर लेगी अपने मेमोरी में ये त्रिभुज है। ठीक, इस तरह से हमने एक इंफॉर्मेशन का सबसेट पहले से ही मशीन में दे दिया, उसी के आधार पर मशीन बार बार सीखती रहती। अनसुपरवाइज में कोई सबसेट नहीं दिया जाता, मशीन खुद से ही सीखती, यानी अपनी मेमोरी के आधार पर पहले उसने देखा कुछ चीज़ें, कुछ देखी, फिर उसने 3-4 बार बाद फिर बस उस तरह की चीज़ कोई सामने आई, तो इस आधार पर मशीन अपनी मेमोरी बेस्ड ही चीज़ों को सीखती, इसीलिए इसे अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग कहते हैं। तीसरे रीइंफोर्समेंट, इसमें मशीन जो है एरर एंड फीडबैक के आधार पर सीखती है, फीडबैक या एरर। ठीक है, अपने एरर जो गलतियां करती है, एक मशीन कोई चीज सीख रही है और उससे गलती हुई, बाद में उसे पता चला कि कुछ गलती हुई है, तो उन गलतियों से बार बार सीखती है, गलतियां ना दोहराएं, उसे हम कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग, या फीडबैक के आधार पर जब मशीन बार बार सीखती है तो उसको रीइंफोर्समेंट लर्निंग कहा जाता है। तो इस तरह से सुपरवाइज लर्निंग हो गई, अनसुपरवाइज लर्निंग हो गई, और एक बचा आपका न्यूरल नेटवर्क। तो जैसे हमारा बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क है, इस तरह से हमारा ब्रेन में न्यूरॉन्स के जाल के द्वारा एक न्यूरल नेटवर्क बना है, हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स के द्वारा नेटवर्क बना है, जिसे हम बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। इसी तरह से इसी आधार पर कंप्यूटर्स में जो न्यूरल नेटवर्क डेवलप किया जाता है वो न्यूरल नेटवर्क कहा जाता है, यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क भी इसे कहा जाता है और एनएन भी इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेगासस एक उदाहरण है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का, ब्रूट फोर्स अटैक का, स्पाईवेयर का, या डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक का। तो पेगासस की कुछ आपको सुनी होगी सभी लोगों ने अच्छे से। पेगासस पेपर लीक जो था, इसमें कई देशों के बड़े बड़े राजनेताओं, व्यापारियों और व्यापारी उद्योगपति एक ही हो गई, और जितने भी बुद्धिजीवी थे उनके पीछे एक स्पाईवेयर छोड़ दिया गया था, उनके मोबाइल में एक स्पाईवेयर अटैच कर दिया गया था, जिससे कि उनकी खुफिया जानकारी इन हैकर्स के पास पहुंचती रहे। तो यह एक स्पाईवेयर का उदाहरण है। ठीक है, अब देखें स्पाईवेयर होता क्या है। स्पाईवेयर की अगर बात करें, कोई ऐसा स्पाई यानी छुपा हुआ, वेयर यानी मलवेयर, कोई छुपा हुआ मलवेयर आपके मोबाइल, आपके सिस्टम पर अपलोड कर दिया जाता है, और वह
आपके डेटा की चोरी करके हैकर्स तक पहुंचाता रहता है आपकी बिना अनुमति के। इसी को बोलते हैं स्पाईवेयर, यानी इस प्रकार के मैलिशियस सॉफ्टवेयर को स्पाईवेयर बोला जाता है। मोबाइल ऑपरेटिंग, यहाँ पे और ऑप्शन देखिए, मोबाइल ऑपरेटिंग, तो हमारे मोबाइल में कई फीचर्स हैं, उनको ऑपरेट करने के लिए, संचालित करने के लिए मोबाइल निर्माताओं के द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम या जो सॉफ्टवेयर मोबाइल में अपलोड करके दिया होता है उसी को मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। जैसे एप्पल का iOS, ठीक है, गूगल का आपका एंड्रॉयड, ठीक है, विंडो माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक, इन्हें हम ऑपरेटिंग सिस्टम। ब्रूट फोर्स अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक एक तरह का साइबर अटैक है जिसमें बिना बोट्स के, बिना बोट नेट्स के आपके सिस्टम पर मलवेयर भेज दिया जाता है और आपके पासवर्ड की चोरी की जाती है। पासवर्ड चोरी करने के लिए किसी बोट नेट को आपके पास भेजना, यानी कहें तो इसमें जो वर्ड लिस्ट रहती है हैकर के पास में, वर्ड लिस्ट रहती है। वर्ड लिस्ट का मतलब है यहाँ पे उसके पास कई पासवर्ड के टूल्स रहते हैं, कई टाइप के पासवर्ड रहते हैं और वो बार बार बोटनेट के द्वारा आपके सिस्टम पर आपके पासवर्ड को यूज करता है, ट्राई करता है क्रैक करने की, और जब वह इस कार्य में सफल हो जाता है तो हम ब्रूट फोर्स अटैक कहते हैं। ठीक है, वर्ड लिस्ट के आधार पर आपके पासवर्ड को चोरी करने का प्रयास हैकर के द्वारा जो किया जाता है उसी को ब्रूट फोर्स अटैक कहा जाता है। डिनाइल ऑफ सर्विस मैंने बता दिया कि आपके सिस्टम पर अनुरोधों या रिक्वेस्ट की एकदम बाढ़ सी आ जाए, आपका सर्वर एकदम से जाम हो जाए और आपका सिस्टम सेवा देने से मना ही कर दे, उसे डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक कहा जाता है। भारत सरकार द्वारा क्लाउड कंप्यूटिंग की सरकारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किए जा रहे प्रयास का नाम है। तो पिछली क्लास में, पिछले सेशन में हम डिस्कस किया था मेघराज। ठीक है, मेघराज को लॉन्च कब किया गया था? 2014 में किया गया था और इसे मीटी के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसे कार्यान्वयन एजेंसी कौन सी है? कार्यान्वयन इसका किया जा रहा है इसके द्वारा एनआईसी, नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर के द्वारा। यह क्या है? एक जीआई क्लाउड है, जीआई क्लाउड, इसे मेघराज नाम दिया गया था। पिछले सेशन में हम इसकी डिटेल में चर्चा की थी, यह कौन कौन सी सर्विसेज उपलब्ध कराता है। अब बात आती है एरावत की। एरावत क्या है? एरावत, यहाँ पे गलत लिखा है एरावत, AI एरावत ऐसे होना चाहिए, एरावत AI से पता चल जाएगा यहाँ पे। तो यह एक AI प्रोजेक्ट है जो कि नीति आयोग के द्वारा डेवलप किया जाना है। नीति आयोग के द्वारा एक AI प्रोजेक्ट है जिसमें AI के लिए आवश्यक आधारभूत अवसंरचना का विकास किया जाना है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का एक प्रोजेक्ट है जो कि नीति आयोग के द्वारा संचालित किया जा रहा है। बादल जैसी कोई चीज नहीं है। मेघदूत, मेघदूत भी एक तरह का, यह मौसम अनुमान, मौसम के अनुमान के लिए यानी वेदर फोरकास्टिंग के लिए डेवलप किया गया एक पोर्टल है मेघदूत। ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए मेघदूत को लॉन्च किया गया है। इस तरह से यहाँ पे हमारा आंसर मेघराज था। अगला है डिजिटल हस्ताक्षर को वैधानिक स्वीकृति किस एक्ट के द्वारा दी गई है? तो यह क्वेश्चन हम पर कर चुके ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, IT एक्ट 2000। ठीक है, IT एक्ट के 2000 का सेक्शन 5, इसके तहत IT जो हमारा डिजिटल सिग्नेचर है उसको लीगल रिकॉग्निशन प्रदान की गई है। तो देखो, जो हमने अभी 10 क्वेश्चन किए, अभी हम आज चौथी क्लास थी, लास्ट ईयर के लगभग 40 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। लास्ट ईयर का इसी साल जो पेपर हुए हैं, जैसे MPPSC 2021 का हुआ, 20 का हुआ और ADPO का हुआ, और आपका एक और हमने सॉल्व किया था, हाँ, फॉरेस्ट मेंस का जो पेपर था उसके 40 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। तो यहाँ से आपको क्या अनुमान लगा, क्या एनालिसिस आपने की कि किस तरह से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं? तो देखो, मैं आपको टॉपिक वाइज बता दूं। टॉपिक वाइज अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 4 पेपर से आपने लगाया। एक तो आपको यहाँ से सेमीकंडक्टर, अर्धचालकों से क्वेश्चन, 2 पेपर में 2 क्वेश्चन आए अर्धचालकों से। ठीक है, दूसरी बात यहाँ से और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से जो नई टेक्नोलॉजी है, चल वो इंटरनेट में चला जाएगा, तो यहाँ से अर्धचालकों से क्वेश्चन, एक
उपकरणों से पूछ लिया था एक क्वेश्चन, माइक्रोवेव ओवन वाला, उपकरण से पूछी तो। अब बात आती है हमारा दूसरा टॉपिक जो है आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा टॉपिक दे रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है वह पूछा गया है सीधा सीधा आईटी एक्ट से। ठीक है, आईटी एक्ट से हर पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिला है, और आईटी एक्ट के सेक्शन तक जाके उसने क्वेश्चन पूछा है। तो आईटी एक्ट को बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में हमें पढ़ना होगा। अगले टॉपिक की बात आए तो अगला टॉपिक हमारा रोबोटिक्स आता है। ठीक है, रोबोटिक्स से दो पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, करंट बेस्ड और थ्योरी बेस्ड, दोनों ही टाइप के क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन आपका रोबोटिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एक क्वेश्चन ये हो ही गया आपका 1 से 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये हुआ आपका। अब बात आती है आपकी रोबोटिक्स वन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई से काफी टफ नेचर के क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। अभी आपने देखा सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग, यह अभी तक एमपी में जितने लोगों ने भी आईसीटी की बुक निकाली है किसी में भी यह क्वेश्चन या इस लेवल तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कोई नहीं पहुंचा है। जबकि हमारी बुक जो है, जो मैंने तैयार की थी, आई मैग्नस से इसको पब्लिश किया था, उस बुक में आप देखें पूरे के पूरे एआई को मैंने बहुत अच्छे से कवर कर रखा है। इतने जो क्वेश्चन मैंने भी सॉल्व कराए हैं, शायद जो 1 आध 2 क्वेश्चन बाहर निकले हैं, बाकी सभी क्वेश्चन इस बुक से हैं। आपने ये पढ़ के देखें, जिन लोगों ने पढ़ी है उन्हें पता है इस बात का। ठीक है, एआई से अच्छे खासे क्वेश्चन, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन एआई से आ रहे हैं। एआई का लेवल बढ़ेगा, एआई से क्वेश्चन अभी बढ़ेंगे। अब बात आती है साइबर सिक्योरिटी की। साइबर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो साइबर सिक्योरिटी से एक तो हमलों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यानी अटैक, साइबर अटैक। साइबर अटैक के अलावा दूसरा जो है क्रिप्टोग्राफी, यानी सुरक्षा से। ठीक है, क्रिप्टोग्राफी। अटैक्स के टाइप आपको अच्छे से पढ़ लेना है, अटैक कौन कौन से टाइप के होते हैं, इनकी टर्मिनोलॉजी को बहुत अच्छे से समझना। हर पेपर में अटैक से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिला है, यहाँ से और क्वेश्चन बनेगा भी। साइबर सिक्योरिटी। इसके बाद में बात आता है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल वगैरह से। इंटरनेट से 1 से 2 क्वेश्चन आपसे आए, तो प्रोटोकॉल से, यहाँ से प्रोटोकॉल, और दूसरा नेटवर्किंग से देखने को, नेटवर्किंग। अब बात आती है इंटरनेट के अलावा, तो हमारा है सोशल नेटवर्किंग साइट, सोशल नेटवर्किंग साइट। एक क्वेश्चन यहाँ से हर जगह मिल ही रहा है, माइक्रो ब्लॉगिंग हो चाहे तो वह किसी और टाइप का हो, लेकिन सोशल नेटवर्किंग साइट से एक क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहा है। और ई कॉमर्स में जो सिविल का एग्जाम था प्री 2021, उसमें ई कॉमर्स से लगभग 3-4 क्वेश्चन थे। बाकी एग्जाम में ई कॉमर्स से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो हमारे लिए इनमें भी जो नोट टॉपिक यूनिट 9 के हैं, उनमें भी हमें यह देखना होगा कि इसमें हम किस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ें कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा और कहाँ से निकलेगा। चलिए, कल के सेशन में हम बाकी के 1-2 एग्जाम और हैं जो हाल ही में हुए हैं, जिनमें आईसीटी के लगभग वही 9 से 10 क्वेश्चन का रेशियो जा रहा है, वह क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है कि बुधवार को शाम 8 बजे हम लाइव मिलने वाले हैं यूट्यूब पर, और उस दौरान हम विस्तृत चर्चा करेंगे पीएससी के होने वाले 21 मई वाले एग्जाम के लिए कि हम किस तरह से एक अच्छी रणनीति तैयार करें, और वह भी किन किन टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी रहेगी, किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज दें, रिवीजन कितनी बार करें, कैसे करें। चलिए, धन्यवाद आप सभी का। फिर मिलते हैं कल इसी सेशन में अगले क्वेश्चन के साथ में। धन्यवाद।